Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will solve exercise of chapter number 8. To solve this exercise, let's move towards the whiteboard. Chapter number 8, class 9th biology exercise. Students, फर्स्ट जो MCQ है उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, what are the primary nutrients that provide quick usable energy to body? ऑप्शंस है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी इजी टू डाइजेस्ट हैं और जल्दी से हमारी बॉडी को डाइजेशन के बाद एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका हमारे पास आंसर है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये बॉडी में शॉर्ट टाइम में डाइजेस्ट होते हैं एज कंपेयर टू द प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड एट्सेट्रा। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड MCQ है हमारे पास, द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल्स दैट पुशेस फूड थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड। अब एक वेव लाइक मूवमेंट है जिसकी वजह से जो फूड है उसको स्टमक की तरफ पुश किया जाता है। अब वो कौन सी है? ऑप्शन ए है हमारे पास चर्निंग, बी है हमारे पास इमल्सिफिकेशन, सी है हमारे पास एब्जॉर्प्शन और डी है हमारे पास पेरिस्टालसिस। स्टूडेंट्स, जब हमने ओइसोफेगस को एक्सप्लेन किया था तो उसमें हमने कहा था कि ओइसोफेगस के जो वॉल के मसल्स होते हैं उनमें वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है जिसकी वजह से फूड को पुश किया जाता है इनटू द स्टमक। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी। इस वेव लाइक मूवमेंट को या मसल्स मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। चर्निंग जो है वो स्टमक के मसल्स की मूवमेंट है, इमल्सिफिकेशन जो है ये फैट से रिलेटेड है और एब्जॉर्प्शन जो है वो आफ्टर डाइजेशन जो फूड कंपोनेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज पेरिस्टालसिस। थर्ड MCQ है हमारे पास, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स आर। ऑप्शन ए है हमारे पास, अवेलेबल इन द सॉइल ओनली इन स्मॉल अमाउंट्स। ऑप्शन बी है हमारे पास, रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल अमाउंट्स। ऑप्शन सी है हमारे पास, स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। और डी है हमारे पास, यूजफुल बट नॉट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमने एक्सप्लेन किया था कि ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को स्मॉल अमाउंट में या क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी, रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल अमाउंट्स। फोर्थ MCQ है स्टूडेंट्स हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन ओरल कैविटी, यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो ओरल कैविटी में नहीं होता। ऑप्शन ए है हमारे पास, लुब्रिकेशन ऑफ फूड, बी है हमारे पास, बिगनिंग ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, सी है हमारे पास, ब्रेकिंग द फूड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स और डी है हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव डू अकर इन ओरल कैविटी। स्टूडेंट्स, ओरल कैविटी के फंक्शन में हमने पढ़ा था कि इसमें फूड की लुब्रिकेशन भी होती है, फूड को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में या पीसीज में कन्वर्ट भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन बी है हमारे पास, बिगनिंग ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, ये ओरल कैविटी का फंक्शन नहीं है क्योंकि ओरल कैविटी में कोई ऐसे इंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते या रिलीज नहीं होते जो कि प्रोटीन की डाइजेशन कर सकें। तो अब इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज बिगनिंग ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। ये वाला जो प्रोसेस है ये ओरल कैविटी में नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है MCQ नंबर 5, वेयर आर विलाई फाउंड। विलाई के बारे में स्टूडेंट्स हमने एक्सप्लेन किया था, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास एसोफेगस, बी है स्टमक, सी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डी
लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। 6 MCQ है, इसको भी अब देखते हैं इसकी क्या स्टेटमेंट है। अल्सर्स अकर इन, ऑप्शन ए है स्टमक, बी है ड्यूडेनम, सी है एसोफिगस और डी है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। अब जो अल्सर है इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं पर भी हो सकता है। इसकी रीजंस को भी हमने एक्सप्लेन किया था। हमने कहा था अल्सर की जो मेजर रीज़न है वो क्या है? गैस्ट्रिक एसिड। तो अब हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है MCQ नंबर 7। विच ग्रुप ऑफ इंजाइम्स ब्रेकअप स्टार्च एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जो स्टार्चेस हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कौन से इंजाइम जो हैं वो ब्रेक करते हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास प्रोटीएज, बी है लाइपेजीज, सी है अमाइलेजीज और डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर है ऑप्शन सी, अमाइलेजीज। हमने बात की थी कि अमाइलेजीज जो हैं इंजाइम्स की वो कैटेगरी हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च की ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8। पेंक्रियाज प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव इंजाइम्स एंड रिलीजेस देम इनटू, कि पेंक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स प्रोड्यूस करता है और फिर उसको रिलीज किस डाइजेस्टिव ट्रैक वाले पार्ट में करता है? ऑप्शन ए है हमारे पास कोलोन, बी है हमारे पास गॉल ब्लैडर, सी है हमारे पास लीवर और डी है हमारे पास ड्यूडेनम। तो स्टूडेंट्स जो पेंक्रियाज है वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स जब प्रोड्यूस करता है फिर वो उसको रिलीज करता है इनटू ड्यूडेनम। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9। इन स्टमक पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू, स्टमक में जो पेप्सिनोजिन है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारे पास पेप्सिन, बी बाइकार्बोनेट, सी HCl और डी गैस्ट्रीन। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो पेप्सिनोजिन है इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू पेप्सिन। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10। हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम डैश टू डैश, यानी जो हेपेटिक पोर्टल वेन है वो किस पॉइंट से जो ब्लड है लेकर किस पॉइंट की तरफ जाती है? तो इसमें अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर, बी है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट, सी है हमारे पास लीवर एंड हार्ट और डी है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर, कि जो हेपेटिक पोर्टल वेन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड को लेकर जाती है किस तरफ? लिवर की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर, कि अब ये जो हमारे पास ऑप्शंस है इसमें से आपने बताना है कि कौन सा लिवर का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए है हमारे पास कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, बी है हमारे पास कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, सी है मैन्युफैक्चर्स फिब्रिनोजिन और डी है प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव इंजाइम्स। तो स्टूडेंट्स जब हमने लीवर के फंक्शंस को एक्सप्लेन किया था तो उसमें हमने बात की थी कि लीवर जो है वो एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, या जब कभी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर होती है तो ग्लाइकोजन को ब्रेक भी करता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और सी ऑप्शन जो हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चर्स फिब्रिनोजिन, तो लीवर का जो फंक्शन है फाइब्रिनोजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी करेक्ट है। तो फाइनली हमारे पास जो बचता है दैट इज़ डी, प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव इंजाइम्स। लीवर जो है वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं करता। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12। द डिजीज़ ऑफ क्वेशियोर्कर एंड मरास्मस मे बी ड्यू टू, अब इसमें आपने रीज़न बतानी है कि क्वेशियोर्कर और मरास्मस जो डिजीज़ हैं वो किस वजह से होती हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास मिनरल डेफिशिएंसी, बी है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
सी है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन और डी है हमारे पास अल्सर। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सप्लेन किया था कि जो क्वेशियोर्कर डिजीज़ है और मरेज़मस है ये प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13, विच फूड ग्रुप इज़ आर बॉडी बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि हमारी बॉडी के लिए कौन सा जो फूड ग्रुप है वो बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑप्शन ए है मीट ग्रुप, बी है फैट्स ऑयल्स एंड स्वीट्स, सी है ब्रेड्स एंड सीरियल्स और डी है मिल्क एंड चीज़। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसमें ब्रेड्स हैं एंड सीरियल्स हैं, ये हमारी बॉडी को बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 14, व्हाट मे बी द रीज़न दैट चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम एंड आयरन, कि क्या रीज़न है कि जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम और आयरन रिक्वायर होता है। ऑप्शन ए है हमारे पास बोथ कैल्शियम एंड आयरन फॉर बोन्स, बोथ कैल्शियम एंड आयरन फॉर ब्लड, कैल्शियम फॉर ब्लड एंड आयरन फॉर बोन्स और डी है हमारे पास कैल्शियम फॉर बोन्स एंड आयरन फॉर ब्लड। तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ कैल्शियम फॉर बोन्स। कैल्शियम के इम्पोर्टेंस में हमने एक्सप्लेन किया था, जो कैल्शियम है वो टीथ और बोन्स की स्ट्रेंथनिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और जो आयरन है दैट इज़ द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, a oxygen carrying protein present inside red blood cell, के रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका जो सेंट्रल एटम है वो क्या है? आयरन है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी। फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास है MCQ नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है हमारे पास इमल्सिफिकेशन, बी है हमारे पास एब्जॉर्प्शन, सी है पेरिस्टालसिस और डी है हमारे पास डाइजेशन। तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ इमल्सिफिकेशन। फैट्स की जो इमल्सिफिकेशन है उसमें लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को ब्रेक करके स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द लैक ऑफ नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम आयंस ऑन प्लांट्स ग्रोथ, कि प्लांट्स की ग्रोथ पर नाइट्रेट्स और मैग्नीशियम आयंस की डेफिशिएंसी की वजह से क्या इफेक्ट्स होते हैं। इसका हमारे पास आंसर है विदाउट नाइट्रेट्स द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इन लीव्स रिड्यूसेस, दिस मीन्स लीव्स टर्न अ पेल ग्रीन और येलो कलर, कि नाइट्रेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोफिल जो है वो लीफ में क्या होगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम कहते हैं दिस रिड्यूसेस द प्लांट्स एबिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज एंड ग्रो प्रॉपर्ली while plants use magnesium ions to make chlorophyll in their leaves. Like in nitrate deficiency, the plant is limited in terms of its photosynthetic ability. कि अगर नाइट्रेट की डेफिशिएंसी है तो प्लांट्स में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी एंड द प्लांट ग्रोथ इज कंप्रोमाइज्ड, अब प्लांट की जो ग्रोथ है वो कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ आर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर, कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं ये एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से किस हद तक इम्पोर्टेंट है और क्यों हैं। हम कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इम्प्रूव द फिजिकल, biological and chemical properties of soil. However, inorganic fertilizer is usually immediately and fast containing all necessary nutrients that are ready for plants. Next students है हमारे पास draw a table that can show sources, energy, values and functions of carbohydrates, proteins and fats. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास एक टेबल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आपको शो किए गए हैं, फिर प्रोटीन्स और लिपिड्स, इनके आपके पास सोर्सेज भी हैं, फिर कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और फाइनली आपके पास इनके सोर्सेज को भी शो किया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ आर विटामिन ए, सी एंड डी इम्पोर्टेंट इन आवर डाइट्स,
कि हमारी डाइट में विटामिन ए, सी और डी जो है वो किस हद तक इम्पोर्टेंट है। इनके वन बाय वन हम इम्पोर्टेंस और फंक्शंस देख लेते हैं। विटामिन डी हेल्प्स योर बोन्स, यानी आपकी जो बोन्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करती है। विटामिन ए हेल्प्स यू सी एट नाइट एंड आल्सो हेल्प इन बोन ग्रोथ। और जो विटामिन सी है हेल्प्स योर बॉडी हील इफ़ यू गेट अ कट एंड हेल्प्स टू इन्हांस द इम्यून सिस्टम, कि अगर आपकी बॉडी पे कोई कट लग जाता है तो उस जख्म को जल्दी भरने में और इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग में विटामिन सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच फूड्स कंटेन कैल्शियम एंड आयरन एंड व्हाट रोल दीज मिनरल्स प्ले इन आवर बॉडीज। इसमें हम कहते हैं वी गेट कैल्शियम मेनली फ्रॉम मिल्क, चीज, एग yolk, beans, nuts, etc. and iron from red meat, egg yolk, whole wheat, fish, spinach and mustard। ये तो हमारे पास थे sources। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम प्ले रोल इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, प्रिवेंट हाइपरटेंशन एंड किडनी स्टोन्स एंड आयरन। और अब आयरन की जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है उसको देखते हैं। एंड आयरन प्ले रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, supports the immune system and also act as a cofactor। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई आर वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट इन आवर डाइट्स। इसमें हम कहते हैं वाटर हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन and sweating, and dietary fibers functions in the prevention of constipation, lower blood cholesterol and sugar level। तो ये वाटर और जो डाइटरी फाइबर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमंस के लिए। नेक्स्ट हम कहते हैं डिफाइन बैलेंस डाइट, हाउ वुड यू रिलेट इट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। कि बैलेंस डाइट क्या है और इसका जेंडर के साथ, एज के साथ या फिर एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ क्या रिलेशन है। हम बैलेंस डाइट को सबसे पहले देख लेते हैं। डाइट विच कंटेन ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। नेक्स्ट हम कहते हैं डिफाइन बैलेंस डाइट, हाउ वुड यू रिलेट इट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। अब ये उसी क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट है। इसमें हम देख लेते हैं एज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड ऑफ द बॉडी देयर इज हाई मेटाबॉलिक रेट इन बॉडी सेल्स एंड सो बॉडी नीड्स अ बैलेंस्ड डाइट दैट कंटेन्स मोर एनर्जी। फिर हम एडल्ट्स में देखते हैं, हम कहते हैं एडल्ट्स नीड लेस प्रोटीन्स पर किलोग्राम बॉडी वेट्स बट अ ग्रोइंग बॉय और गर्ल नीड्स मोर प्रोटीन्स पर किलोग्राम वेट। सिमिलरली हम चिल्ड्रन की बात करते हैं कि चिल्ड्रंस नीड मोर कैल्शियम एंड आयरन फॉर देयर ग्रोइंग बोन्स एंड रेड ब्लड सेल्स रिस्पेक्टिवली। अब है हमारे पास जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेंडर हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट। अब वुमेन्स और जो मेन हैं हमारे पास, इनमें हम देख लेते हैं। हम कहते हैं विमेन हैव comparatively less metabolic weight than men of the same age and weight. So men need a balanced diet that provides comparatively more energy। कि फीमेल्स और मेल में अगर देखा जाए तो मेल्स जो हैं उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अब हम एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि काम करने की जो कि किस हद तक जो काम है वो ज़्यादा किया जाए या कम किया जाए तो उसके हिसाब से जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। हम कहते हैं डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल्स एंड वेरिड नेचर ऑफ वर्क। अ मैन विद सेडेंटरी हैबिट्स, यानी वो ज़्यादा काम नहीं करता, डज नॉट रिक्वायर एज मच एनर्जी एज द मैन हु इज़ ऑन हिज फीट फॉर मोस्ट ऑफ द डे। यानी एक वो शख्स जो ज़्यादातर उसका वर्किंग जो कंडीशन है वो इस तरह की कि वो बैठ के काम करता है, और दूसरा हमारे पास जो है जो खड़े होकर काम करता है। तो अब इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो जो खड़े होकर ज़्यादा काम करते हैं उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। नेक्स्ट हम कहते हैं डिस्क्राइब हाउ प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ एंड
ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन की। इसमें हमने स्टूडेंट्स से एक्सप्लेन किया था कि अगर प्रोटीन की बॉडी में जो है अमाउंट प्रॉपर नहीं होती तो इसकी वजह से क्वेशियोर्कर डिजीज़ और जो मरास्मस डिजीज़ हैं ये होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ की वजह से। अब जो मिनरल डेफिशिएंसी की डिजीज़ हैं उसमें से अगर हम फॉर एग्जांपल आयोडीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं गोइटर। फिर नेक्स्ट हम कहते हैं एनीमिया आर एग्जांपल्स ऑफ मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। फिर गोइटर की हम देखते हैं कि ये किस वजह से होता है, हमने अभी बात की कि आयोडीन की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिसको OIN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि अगर रिक्वायर्ड अमाउंट से भी ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें इनटेक किया जाए तो इसकी वजह से भी डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं लाइक डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स एट्सेट्रा। और साथ ही साथ हम इसमें ओबेसिटी को भी एक्सप्लेन करते हैं कि ओबेसिटी जिसको हम मोटापा कहते हैं ये भी ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही होती है। नेक्स्ट हम कहते हैं हाउ वुड यू एडवोकेट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एज द मेजर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू फेमीन। कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से फेमीन जो है उनको फेस करना पड़ता है। अब इसकी रीज़न क्या है, हम कहते हैं फूड इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। द रिजल्ट इज़ दैट देयर इज़ ऑलवेज सरप्लस फूड इन द कंट्रीज लाइक America, UK and Canada, etc. And at the same time, people have nothing to eat in countries like Ethiopia, Somalia, etc., which results in famine in countries like Somalia. Next, हम कहते हैं describe structure and functions of the main regions of alimentary canal कि जो हमारी alimentary canal है इसके structures और functions को explain करें। हम कहते हैं कि एलिमेंट्री कनाल जो है वो डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरियस जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करती है। ये फूड को ब्रेक करती है और स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करती है। जब फूड की ब्रेकडाउन की जाती है उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है तो इसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अच्छे से होगा और जो फूड है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होगा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू। फिर हम कहते हैं द ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर द माउथ, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फाइनली हम कहते हैं द सेस्ट्री डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स इंक्लूड द टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पेंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्वेलिंग एंड पेरिस्टाल्सिस। स्वेलिंग को हम पहले देख लेते हैं। हमें पता है हम कहते हैं स्वेलिंग ऑल्सो कॉल्ड डिग्लूटिनेशन। स्वेलिंग ऑल्सो कॉल्ड डिग्लूटिशन द एक्ट ऑफ पासिंग फूड फ्रॉम द माउथ बाय वे ऑफ द फेरिंग्स और थ्रोट एंड ओएसोफेगस टू द स्टमक। 3 स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन स्वेलिंग ऑफ फूड। अब पेरिस्टाल्सिस की अगर हम बात करें तो इसमें हम कहते हैं द वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वॉल इज़ कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। और पेरिस्टाल्सिस ही ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से फूड जो है उसको स्टमक की तरफ मूव किया जाता है या पुश किया जाता है। फिर हम कहते हैं ब्रीफली गिव द साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेज, ट्रीटमेंट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। सबसे पहले डायरिया की बात करते हैं। हम कहते हैं डायरिया इज़ अ कंडीशन इन विच द सफरर हैज़ फ्रीक्वेंट watery loose bowel movements. This condition may be accompanied by abdominal pain. अब इसमें आपको जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो एब्डोमिनल पेन हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। अब होता कब है? इट अकर्स व्हेन रिक्वायर्ड वाटर इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड फ्रॉम कोलोन। यानी जितना हमारी बॉडी को वाटर रिक्वायर है उतना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से एब्जॉर्ब नहीं होता, तो फिर क्या होता है? डायरिया होता है। अब इसकी मेन काजेज देख लेते हैं डायरिया की। लैक ऑफ एडिक्वेट सेफ वाटर। डायरिया इज आल्सो कॉज्ड बाय वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ट्रीटमेंट या इसकी प्रिवेंशंस हैं। हम कहते हैं फॉर मेल नरिश्ड इंडिविजुअल्स डायरिया कैन लीड्स टू सीवियर डिहाइड्रेशन एंड कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग।
द ट्रीटमेंट फॉर डायरिया इन्वॉल्व्स कंज्यूमिंग एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ वाटर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए और हेल्दी वाटर जो है वो पिया जाए, प्रेफरेबली मिक्सड विद एसेंशियल सॉल्ट्स एंड सम अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी इस वाटर में कुछ सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको डिज़ोल्व करके फिर पिया जाए। फिर प्रिवेंशंस में हम देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डायरिया इंक्लूड्स टेकिंग क्लीन वाटर एंड एसेंशियल सॉल्ट्स, ईटिंग रेगुलरली एंड टेकिंग हाइजीनिक मेजर्स, यानी सफाई का भी आप खास ख्याल रखें। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन। हम कहते हैं इज़ अ कंडीशन वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंसिस हार्ड फेसिस दैट आर डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट। अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं? हम कहते हैं एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू क्लोन, insufficient intake of dietary fibers, dehydration, use of medicine, those containing iron, calcium and aluminium। और फिर हम कहते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन है इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि ट्यूमर्स इन रेक्टम आर एनस। फिर हम इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं कॉन्स्टिपेशन के, और साथ ही साथ प्रिवेंशंस को। ट्रीटमेंट में हम कहते हैं चेंज इन डाइटरी एंड एक्सरसाइज हैबिट्स, कि जो आप अपनी डाइट है उसको इम्प्रूव करें और साथ ही साथ एक्सरसाइज की तरफ फोकस करें आप। फिर हम कहते हैं द मेडिसिन्स कॉल्ड laxatives like paraffin are used for treatment of constipation. Constipation is usually easier to prevent than treat। कि आप अपने डाइट प्लान और हैबिट को चेंज करके कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सकते हो, रादर कि आप जो है इसको ट्रीट करने की तरफ जाए। वन शुड टेक द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। फाइनली स्टूडेंट्स, हम इसमें देखते हैं कि अल्सर जो है उसकी रीजंस क्या है और अल्सर है क्या। हम कहते हैं अल्सर आर पेप्टिक अल्सर इज अ सोर इन द इनर वॉल ऑफ गट, यानी इन ओएसोफेगस, ड्यूडेनम और स्टमक। इन अल्सर द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ग्रेजुअली ब्रेक्स डाउन द टिश्यूज ऑफ द इनर वॉल, यानी जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं या एसिडिक है, यानी जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है टिश्यूज़ की डाइजेस्टिव ट्रैक की जो इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं। फिर हम कहते हैं अल्सर ऑफ स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम इसकी कॉजेज देखते हैं अल्सर की। द कॉजेज ऑफ अल्सर इंक्लूड्स एक्सेस एसिड इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लाइक एस्पिरिन है, फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग कॉफ़ी, कोलास एंड ईटिंग स्पाइसी फूड। अब इसमें हम प्रिवेंशन को, सिम्टम्स को और इसके ट्रीटमेंट को देख लेते हैं अल्सर के। हम कहते हैं द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अल्सर इंक्लूड्स एब्डोमिनल बर्निंग आफ्टर मील्स आर एट मिडनाइट, जिसको हम जलन भी कहते हैं, तेजाबियत कहते हैं, पेट की जलन, ठीक है। फिर हम कहते हैं स्फीयर अल्सर्स में कॉज एब्डोमिनल पेन, रश ऑफ सलाइवा आफ्टर एन एपिसोड ऑफ रिगर्जिटेशन, नोजिया, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट लॉस, यानी भूख नहीं लगना, वज़न कम हो जाना। तो ये सारी सिम्टम्स है किसकी, अल्सर की। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्सर इज ट्रीटेड विद मेडिसिन्स which neutralize the acidic effects of gastric juice. Spicy acidic foods and smoking should be avoided as preventive measures। यानी इसमें क्या किया जाए, स्पाइसी फूड खाने से परहेज किया जाए और स्मोकिंग जो है उससे भी बचा जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द हेल्थ रिस्क्स इफ वी टेक मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन आवर डाइट्स। अब इसकी वजह से हमें जिन रिस्क को फेस करना पड़ सकता है वो है हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। और ज़्यादा अमाउंट में अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेते हैं डाइट में तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो लो डेंसिटी लिपिड्स हैं उनका लेवल ब्लड में इंक्रीज कर जाता है, विच इज़ अ बैड फॉर आवर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज ब्लाइंडनेस। अब इसके आंसर को देखते हैं। हम कहते हैं विटामिन ए कंबाइंस विद अ प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सिन
to form rhodopsin in rod cells of the retina of the eye. When vitamin A is inadequate, the lack of rhodopsin makes it difficult to see in dim light. This is called night blindness. अब नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये टेम्परेरी कंडीशन है, लेकिन अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये परमानेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारे पास, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉलस एंड काइम, कि जो काइम और बॉलस है इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन, नेचर और लोकेशंस, इन तीनों को। डेफिनेशन में हम कहते हैं कि जो बॉलस है ये स्मॉल स्लिपरी मैस होता है जो कि ऑरल कैविटी में प्रोड्यूस होता है आफ्टर च्यूइंग बाय टीथ, और साथ ही साथ इसमें सलाइवा मिक्स किया जाता है। फिर जो काइम है उसमें हम कहते हैं ये सोपी मिक्सचर है और पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये हम कहते हैं कि स्टमक में प्रेजेंट होता है, जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस भी जो हैं मिक्स हो जाते हैं। फिर अगर हम नेचर की बात करें इनकी, तो बॉलस जो है वो मोर अल्कलाइन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, जबकि काइम जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है ड्यू टू द डाइजेस्टिव एसिड्स। और लोकेशन की हमने अभी बात की कि जो बॉलस है ये ऑरल कैविटी में प्रोड्यूस होता है, यानी फूड जो है उसको च्यू किया जाता है और उसको एक सेमी सॉलिड मैस में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉलस। और जो काइम है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये स्टमक में। नेक्स्ट हम इनके पाथवेज देख लेते हैं और साथ ही साथ कंटेंट्स देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है। अगर बॉलस की बात की जाए, इट लीव्स ऑरल कैविटी टू ट्रैवल डाउन ओएसोफेगस एंड एंटर स्टमक, जबकि काइम जो है ये स्टमक को लीव करता है और फिर एंटर होता है इनटू ड्यूडेनम। अब बॉलस जो है इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स आर इन पार्शली डाइजेस्टेड फॉर्म, और जो काइम है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर इन पार्शली डाइजेस्टेड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्फिंक्टर्स प्ले रोल इन द मूवमेंट ऑफ फूड इन एंड आउट ऑफ द स्टमक। अब स्टूडेंट्स हमने एक्सप्लेन किया था कि जब फूड जो है ओएसोफेगस से स्टमक में एंटर होता है तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हमने कहा था कार्डियक स्फिंक्टर, और फिर जब फूड स्टमक को लीव करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो वहाँ पर कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, हमने उसका नाम दिया था पाइलोरिक स्फिंक्टर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, स्टमक इज एन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बट इट आल्सो क्रिएट्स अ हार्मोन। व्हाट हार्मोन इज इट एंड व्हाट फंक्शन इट परफॉर्म, यानी स्टमक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक ऑर्गन है, लेकिन ये एक हार्मोन भी रिलीज करता है। वो हार्मोन है कौन सा और उसका क्या फंक्शन है। हम कहते हैं द हार्मोन सिक्रेटेड बाय स्टमक वॉल्स इज गैस्ट्रिन। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन in our food causes secretion of abundant amounts of gastric juice which digest these proteins into peptides. These peptides stimulate some cells of stomach walls to release gastrin. तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज को एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया। आपने एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करना है और याद भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।